Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. तो today we are going to see the pertussis. Obviously नाम सुना है आप लोगों ने. इसको हम whooping cough भी बोलते हैं या अगर हिंदी में जानना चाहते हैं तो काली खांसी बोलते हैं बहुत लोग इसे, ठीक है, या कुकुर खांसी बोलते हैं. तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये pertussis क्या है, क्यों हो रहा है, किसको हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह से इस चीज से हम बच सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पर्ट्यूसिस क्या है? ये एक तरह की डिजीज कंडीशन है जिसमें एक्सेसिव या बहुत ही ज्यादा कफ हो जाता है. इतना कफिंग, स्नीजिंग और इतना ज्यादा थ्रोट पेन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं. सो तो ये डिजीज है चिल्ड्रन की मोस्टली. किस टाइप की डिजीज है? रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज है. इन्फेक्शन की वजह से हो रही है. वो इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन इजीली फैल जाता है. कैसे फैल जाता है? ज्यादा कांटेक्ट में रहने से, क्लोज कांटेक्ट में रहने से, या खांसने से, छींकने से जो ड्रॉप्स हमारे अंदर से निकलते हैं और दूसरे पर्सन पे चले जाते हैं, उससे भी फैलता है. या नोज से जो सिक्रेशन निकलता है, रनिंग नोज हो रही होती है, वो रनिंग नोज दूसरे बच्चों को लग जाती है, तो उससे भी हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसफर हो जाता है. तो कौन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इतनी तबाही मचा रहा है? देख लेते हैं. एजेंट कौन है? बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस. तो ये बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर हो जा रहा है. किसको हो रहा है? इंसिडेंस रेट देख लो. 50% केसेस हमें मिले हैं रिसर्च के तौर पे अनइम्यूनाइज्ड बच्चों को जिनकी एज 1 ईयर से कम है. मतलब वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं करा रखा हुआ है डीपीटी का. ठीक है, तो हम जानते हैं डीपीटी का वैक्सीनेशन हम कराते हैं, दैट इज डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, जिससे कि जिसमें पर्ट्यूसिस भी आता है और पर्ट्यूसिस प्रिवेंट हो सकता है. लेकिन जो लोग वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं उनमें ये केसेस 50% पाए गए हैं. स्कूल्स में कॉमन मिलता है. क्यों? क्योंकि देखिए स्कूल्स में बच्चे एक साथ बैठते हैं, एक क्लास में होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं. मान लीजिए किसी को हो गया है और वो स्कूल चला गया है और वो दूसरे स्टूडेंट को भी कर सकता है इजीली. कैसे कर सकता है वो मैं आपको पहले ही मोड ऑफ ट्रांसमिशन में बता चुकी हूँ. नेक्स्ट आ जाते हैं डेफिनेशन. तो डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है कि पर्ट्यूसिस को, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक वूपिंग कफ भी इसको हम बोलते हैं, अदर नेम इसका वूपिंग कफ है. ये बहुत ज्यादा कंटाजीनियस या कंटाजियस डिजीज है. कंटाजियस मैंने आपको इससे पहले भी बताया, इसका मीनिंग होता है कि स्प्रेड बाय वन पर्सन टू अनदर इजिली. ठीक है, तो ये डिजीज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. क्यों? क्योंकि देखिए जब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा तो स्नीजिंग और कफिंग तो होगी ही. और स्नीजिंग और कफिंग में जो बच्चे होते हैं वो उनके पास इतना सेंस तो नहीं होता है कि तुरंत हम कवर कर लें, है ना. सडन स्नीजिंग कफिंग हो गई तो उन्होंने क्या कर दिया? एयर में इन्फेक्शन फैला दिया और जो बच्चा उनके कांटेक्ट में आया उनको भी इन्फेक्शन हो गया. इसी वजह से इसको हम रेस्पिरेटरी डिजीज भी बोलते हैं. इसके अलावा ये इतना ज्यादा सीवियर हो जाता है कि इसमें फिट्स ऑफ कफिंग होने लगती है. फिट्स ऑफ कफिंग मींस, फिट्स मींस झटके नहीं, लाइक कंटिन्यूअस कफिंग होने लगती है कि जो बच्चा है वो खांसता रहेगा, खांसता रहेगा, खांसता रहेगा और रुक नहीं पाएगा. दैट इज फिट्स ऑफ कफिंग. मतलब खांसी इतनी ज्यादा खतरनाक आएगी, इतनी ज्यादा सीवियर आने लगेगी कि जिसे हमने फिट्स ऑफ कफिंग का नाम दे दिया है. क्यों हो रहा है पहले बता चुकी हूँ. बॉर्डेटेला बैक्टीरिया के नाम से एक बैक्टीरिया है जो कि पर्ट्यूसिस कॉज कर रहा है. ओके, चलिए जानते हैं कि कौन कौन लोग या कौन कौन ऐसे हैं जिनको ज्यादा रिस्क है पर्ट्यूसिस होने का. तो वो बच्चे जिनकी एज 1 से लेके 5 के बीच में है, वो बच्चे ज्यादा रिस्क पे हैं. हो सकता है कि उनको इम्यूनिटी नहीं हो इतनी ज्यादा कि वो उस बैक्टीरिया से बच सके. हो सकता है कि इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन नहीं कराया गया हो सकता है कि वो पहले से किसी डिजीज के थ्रू गुजर रहे हो, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, निमोनिया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. ठीक है, जिसकी वजह से ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी कम हो चुकी है पुरानी वाली डिजीज से लड़ने के लिए. सेम चीज
जिन बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है। अच्छा, अब इम्यूनिटी कम इसलिए भी होती है, जो मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है कि प्रीवियस कोई डिजीज से लड़ रहे हो। इसके अलावा हो सकता है कि मदर ने ब्रेस्ट फीड ना कराया हो। देखिए, माँ के दूध में बहुत ताकत होती है और वो लाइफ टाइम हमारे अंदर इम्यूनिटी बना के रखती है। आप समझ रहे हैं? तो हो सकता है कि आज की जो मॉडर्न मदर्स हैं वो अपने फिगर को और बहुत ज्यादा उस चीज के लिए कॉन्शियस रहती हैं और नहीं ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम हो। अनवैक्सीनेटेड बेबीज, पहले बता चुके हैं, वैक्सीनेशन जिसको नहीं लगी। चिल्ड्रंस में कॉमन है, चिल्ड्रन डिजीज है, इम्यूनिटी कम है बच्चों की, कॉमन है। सेक्स में फीमेल चाइल्ड है, इस पर रिसर्च चल रही है, क्यों? सीजन विंटर में हो जाएगा, क्योंकि देखिए विंटर के टाइम पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की मैं बात करूंगी अभी, रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो बैक्टीरिया होता है उसको विंटर में अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है ग्रोथ होने का। जैसे बहुत लोग होते होंगे कि विंटर में वो काले हो जाते हैं, या बहुत होंगे जिनका विंटर में फेयर हो जाता है कलर। तो ये एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि हमारी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स कर रही है। उसी तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक वाले, वो विंटर में अच्छे से अपने आप को फैला पाते हैं, रेप्लिकेट कर पाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, कितने दिन में ये अपने आप को बॉडी के अंदर फैला रहा है, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो 7 से 14 दिन ले लेता है, 7 to 14 डेज के अंदर अंदर जो बैक्टीरिया है, बॉडीटेला जो बैक्टीरिया है, वो बच्चों के अंदर 7 से 14 डेज ले लेता है अपने आप को फैलाने में और अपनी पावर को बढ़ाने में। स्टेजेस और साइन एंड सिम्टम्स हम साथ में ही देखेंगे। जब उसने 7 से 14 दिन ले लिए अपने आप को फैलाने के लिए, तो कई तरह की स्टेजेस आई और उसी स्टेजेस के बेसिस पे साइन एंड सिम्टम्स आए। तो चलो स्टेजेस देख लेते हैं। 3 स्टेजेस में डिवाइड हो रखा हुआ है। फर्स्ट है कैटराल स्टेज। सो ये कैटराल स्टेज एक तरह से स्टार्टिंग स्टेज है, जिसका ड्यूरेशन है 1 से 2 वीक्स। 1 से 2 हफ्ते में ये कैटराल स्टेज चलती है हमारी। इसमें बहुत तरह के सिम्टम्स आते हैं, लेकिन बहुत सीवियर सिम्टम नहीं आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बैक्टीरिया अपने आप को बहुत ज्यादा रेप्लिकेट या फैला नहीं पाता है। जितना भी वो अपने आप को फैलाता है बॉडी के अंदर, उस हिसाब से सिम्टम आते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता कहाँ है। देखिए, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे नोज, लैरिंक्स और फेरिंक्स आ जाते हैं, यानी कि ट्रैकिया से ऊपर वाला जितना भी पार्ट है वो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज है कैटराल स्टेज, उसमें हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कवर होता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें लैरिंक्स भी कवर होगा, फेरिंक्स भी कवर होगा और हमारा नोज भी कवर होगा। इसमें अब हो क्या रहा है, तो सिंपल सी चीज है, अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हुआ है जिसमें नोज कवर है, तो उसमें उसकी रनिंग नोज हो रही है, नाक बह रही है। इसके अलावा उसको स्नीजिंग और कफिंग भी होगा, जो कि सिंपली हर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो जाता है। लो ग्रेड फीवर आ सकता है, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा बैक्टीरिया बढ़ेगा उतना तेज फीवर आएगा। फीवर क्यों आता है ये मैं आपको हर बार बताती हूँ, इसमें भी मैं आपको बता रही हूँ फीवर क्यों आता है। जब हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी को पता चलता है कि अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस आया है, तो वो अपनी ब्रेन क्या करता है, बॉडी को बोलता है कि तुम हीट प्रोड्यूस करो, मतलब तुम गर्म हो जाओ। इसी वजह से फीवर आता है, मतलब हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है जिससे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर मर जाए हीट की वजह से, तो हमें फीवर आता है। तो जितना ज्यादा बैक्टीरिया अंदर होगा उतना ही तेज फीवर आएगा। जितने कम बैक्टीरिया होंगे, जितना कम इन्फेक्शन होगा, उतना कम फीवर आएगा। ठीक है, माइल्ड कफिंग होगी। देन contagious, it is very contagious during this stage। तो contagious क्यों होगा? बिकॉज ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया ने क्या किया है, अटैक कर रखा हुआ है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, contagious मीन्स होता है कि when a particular area is covered by any microorganism। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी पैराऑक्सिमल स्टेज पे। ठीक है, तो पैराऑक्सिमल जो स्टेज है हमारी, वो हमारी सेकंड कैटेगरी की स्टेज है। ये इसमें जो सिम्टम आते हैं वो काफी सीरियस सिम्टम आते हैं, मतलब वर्स्ट सिम्टम आते हैं कि जो बेबी है, जो भी चाइल्ड है, वो बहुत ज्यादा सीरियस स्टेज से होकर गुजरता है। ये स्टेज तब स्टार्ट होती है जब हम
फर्स्ट स्टेज को ट्रीटमेंट के थ्रू कवर नहीं कर पाते। ओके, इनका ड्यूरेशन क्या है? 1 से 6 दिन का ड्यूरेशन है। 1 से 6 दिन में ही ये बेबी चाइल्ड को परेशान कर देता है, या इससे ज्यादा ये कहाँ तक जा सकती है? 10 वीक तक ये स्टेज भी जा सकती है। मतलब ये इतनी सीरियस स्टेज है कि अगर हम 1 से 6 दिन में कवर नहीं कर पाए तो ये 10th वीक तक भी जा सकती है। सिम्टम्स देख लीजिए, वर्सनिंग सिम्टम आएंगे, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस सिम्टम आएंगे। कफिंग जो पहले हमें हो रही थी वो कफिंग एक्स्ट्रा हो जाएगी, एक्सेसिव हो जाएगी, सीवियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर बैक्टीरिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा फैला रखा हुआ है। ठीक है, अब बैक्टीरिया ने अपने आप को बहुत एक्सेसिव लेवल पे रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से कफिंग भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा पोस्टिसिव एमएसएस, पोस्टिसिव एमएसएस मींस होता है, एमएसएस मींस होता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग यहाँ पे जो बच्चा होगा, जो चाइल्ड होगा, उसको बार बार वॉमिटिंग होगी, लाइक वॉमिटिंग फील होगी, जिस तरह से रिगर्जिटेशन होता है, अंदर उबकियां आती हैं, ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि बहुत ज्यादा कफ जम चुका है थ्रोट के अंदर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी कवर करने वाला है। ठीक है, जिस हिसाब से वो ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा है, वो ईट भी नहीं कर पा रहा है, और उसे क्या हो रहा है कि वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। एंड इसके अलावा इंस्पायरेटरी वूपिंग, इंस्पायरेटरी वूपिंग मीन्स होता है, पहले तो इंस्पायरेटरी मीन्स होता है कि अंदर ब्रीथ करना। ठीक है, अंदर ब्रीथ करने की वजह से उसको अजीब तरह की वूपिंग आएगी, कफिंग जैसा फील होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब वो ब्रीथ करेगा तो अजीब तरह की साउंड आएगी, वो प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू द एक्सेसिव कफ, दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी वूपिंग। तो कभी आपने देखा होगा कि जब आपको बहुत ज्यादा कफिंग होती है, बहुत ज्यादा अंदर जो है आपको म्यूकस प्रोड्यूस हो जाता है, तो अजीब तरह की ब्रीथ करने से आवाज आती है। ठीक है, वैसे ही आवाज आएगी, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन, कफिंग और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है। इसके अलावा साइनोसिस हो जाएगा। साइनोसिस मीन्स होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। साइनोसिस तब होता है जब हमारे किसी बॉडी के पार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसलिए भी नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि बैक्टीरिया ने अटैक कर रखा हुआ है टिश्यू के अंदर, और टिश्यू जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ले नहीं पा रहे हैं। तो कहाँ पे आपको मेनली मिलेगा ये साइनोसिस? आपको आईज के पास मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेजल इन्फेक्शन हो रखा हुआ है। लिप्स के ऊपर मिलेगा, इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन लिप्स के ऊपर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ओरल और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रखा हुआ है। इसके अलावा एग्जॉस्ट हो जाएगा बच्चा। एग्जॉस्ट मीन्स बहुत थक जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा। जब वो कुछ खा नहीं पाएगा तो उसे वीकनेस, फैटीग लगेगा, इस वजह से वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइट्स हमारे WBC काउंट होते हैं। WBC काउंट तब बढ़ते हैं जब इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारे यहाँ पे WBC काउंट इंक्रीज हो जाएंगे। लिम्फोसाइटोसिस क्या होता है? लिम्फोसाइटोसिस भी एक तरह के सेल्स होते हैं, लिम्फेटिक सेल्स होते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। वो सेल्स भी डिक्रीज हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल T सेल्स, B सेल्स। फिर डिक्रीज द वेट, जब वो कुछ खा नहीं पाएगा तो उसका वेट डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स अगर 10th वीक तक चले गए, 10 वीक्स तक चले गए, तो ये सिम्टम्स डबल हो जाएंगे, अपने आप को बहुत सीवियर कर लेंगे, और जो चाइल्ड होगा उसके डेथ होने के भी चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारी कन्वल्सेंट स्टेज। इसको हम रिकवरी स्टेज भी बोलते हैं। मोस्टली इस स्टेज में बेबी की या चाइल्ड की रिकवरी होती है, लेकिन अगर रिकवरी नहीं हुई तो ये भी बहुत सीरियस या सीवियर हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो है आपका 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्तों में रिकवरी हो जाती है। 2 से 3 हफ्ते ले लेता है रिकवर करने के लिए, और अगर रिकवर ये नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो सिम्टम्स आएंगे और ज्यादा। कौन से सिम्टम्स? फिर से वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी। फिर से पेशेंट जो है सेकेंडरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करेगा, डेवलप करेगा। सेकेंडरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहाँ जाएगा? हमारे लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में जाने के बाद वो लंग्स की पावर जो होती है, लाइक वो ब्रीदिंग में हेल्प करता है, और हमारे एयर को O2 को ब्लड तक पहुंचाता है, और CO2 को लेता है और बाहर तक पहुंचाता है। ये एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, और जो चाइल्ड होगा, जो बेबी होगा,
उसके अंदर ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी हो जाएगी कि उसकी डेथ होने के भी चांसेस हो जाएंगे। ये रीजन, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब दोबारा से इन्फेक्शन फिर से आ गया, मे भी इसका रीजन ये होगा कि जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो कंप्लीटली नहीं हो पाया, जो इम्यून पावर थी वो एक्सेसिव डिक्रीज हो गई। हो सकता है कि उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया हो, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट रहने से, ज्यादा टाइम तक एडमिट रहने से हमारी इम्यूनिटी जब कम रहती है तो अदर इन्फेक्शंस भी हमें लग जाते हैं आसपास वाले। हो सकता है ये केस हुआ जिस वजह से हमारी रिकवरी ना हो पाई। ये तो थे हमारे स्टेजेस, और स्टेजेस के बेसिस पे भी मैंने आपको सारे साइन एंड सिम्टम्स बता दिए हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आप जितने भी साइन एंड सिम्टम्स है वो स्टेजेस से कॉपी कर लेना। देन फिर आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से जो बैक्टीरिया है उसने अपने आप को क्या किया, रेप्लिकेट किया, उसके बाद उसने अपने आप को सीवियरिटी फॉर्म में ले आया। सो पैथोफिजियोलॉजी में एज ऑलवेज हमने स्टार्ट किया है इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारा एजेंट आ जाएगा, और इसमें आप रिस्क फैक्टर्स भी डाल सकते हो, लेकिन एजेंट आपको डालना जरूरी है। तो एजेंट की वजह से क्या हो गया यहाँ पे, एजेंट की वजह से यहाँ पे जो माउथ के अंदर, क्योंकि माउथ में इन्फेक्शन हो रहा है, माउथ में इन्फेक्शन हो रहा है, तो माउथ में जो सेल्स होते हैं दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, ये हमारे माउथ के अंदर होते हैं और बहुत जगह होते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ माउथ की बात करेंगे क्योंकि अभी माउथ की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो माउथ में जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसमें क्या हो गया, उसके अंदर इन्फेक्शन आ गया, मतलब बैक्टीरिया आ गया। देन जिसकी वजह से लोकल म्यूकस डैमेज हुआ, मतलब ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम थे वो डैमेज होना शुरू हो गए। क्यों डैमेज होना शुरू हो गए, जब इन्फेक्शन या बैक्टीरिया अंदर आ गया, बैक्टीरिया ने अपने आप को फैलाना स्टार्ट कर दिया, हमारे इम्यून सेल्स को डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज करने के बाद क्या हुआ कि हमें जो है लोकल डैमेज होने लगा, मतलब ऊपर के सुपरफिशियल जो स्क्वैमस सेल्स थे वो डैमेज होने लगे। जब ऊपर के सुपरफिशियल डैमेज होने लगे तो वहां पे इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ, म्यूकस प्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से पैरोक्सिमल कफिंग होने लगी, जिसको हम वायलेंट कफिंग भी बोलते हैं या एक्सेसिव कफिंग भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कफिंग होने की वजह से क्या हुआ कि हमारी जो टिश्यू था या टिश्यूज थे उसमें कंटिन्यूअस इंजरी होने लगी, और उनके पास रिकवर करने का मौका नहीं मिल पाया। कोई चीज बार बार कफिंग कर रही है, मतलब कोई चीज बार बार यूज हो रही है, कफिंग करते टाइम हमारे पूरे माउथ के जो सेल्स होते हैं उनपे भी इफेक्ट पड़ता है। तो जब इफेक्ट पड़ेगा तो वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएंगे। जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म था, यानी कि हमारी इम्यूनिटी थी, वो भी डिक्रीज हो गई, वो नहीं उसको रोक पाई, नहीं लड़ पाई। तब क्या हुआ, जो टिश्यू थे वो पूरी तरह से डैमेज होने लगे। पूरी तरह से डैमेज होने की वजह से अंदर क्या हुआ, टॉक्सिसिटी बढ़ गई, मतलब अंदर जो जहरीला पदार्थ था या बैक्टीरिया जो जहरीला पदार्थ यूज कर रहे हैं टिश्यूज को इंजरी करने में, वो इंक्रीज होने लगा धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर की इम्यूनिटी काम ही नहीं कर पा रही है, उतना ज्यादा रोक ही नहीं पा रही है। तो जितना ज्यादा हमारा बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा उतना ही टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी वो अपने आसपास के एरिया को भी इंजर्ड कर देगी या इन्फेक्शन कर देगी। जैसा कि अगर माउथ की हम बात करें तो माउथ के बाद हमारी आईज भी आती है, आईज के बाद हमारे ऊपर देखा जाए तो ब्रेन भी आता है। तो यहाँ पे ब्रेन को भी वो इंजरी कर देगी और हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। तो हम देखते हैं कौन कौन से हमें टेस्ट कराने चाहिए। सबसे पहले एज ऑलवेज हमें क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है। हिस्ट्री कलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम पूछ सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो ऐसे किसी से नहीं हुआ था जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन था, या जिसको कफिंग हो रही थी, जिसको बहुत ज्यादा स्नीजिंग हो रही थी, ऐसे बच्चों से तो एक्सपोजर नहीं हुआ था, ये पूछ सकते हैं। पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि क्या आपने वैक्सीनेशन कराया था या नहीं कराया था, ये सारी चीजें पूछ लेंगे। या ये भी पूछेंगे कि क्या इस बच्चे को रेस्पिरेटरी ट्रैक कोई इन्फेक्शन हुआ है, निमोनिया वगैरह हुआ है। हो सकता है कि पहले से कोई इन्फेक्शन हो रखा हो, बच्चे की इम्यूनिटी कम हो और दूसरा इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन लग जाए। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन देख लेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में एज ऑलवेज सबसे पहले हमें वाइटल साइंस देखना पड़ेंगे, जिसमें आपको फीवर मिलेगा, फीवर इंक्रीज मिलेगा तो आपको पल्स रेट भी इंक्रीज मिलेगी।
इसके अलावा जब आप ब्रीदिंग चेक करोगे तो वो गैस्पिंग वाली ब्रीदिंग कर रहा होगा, मतलब झटके ले लेके सांस ले रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, बिकॉज दोनों जगह इन्फेक्शन हो रखा हुआ है, नोज में भी और माउथ में भी। इसके अलावा हम नेजोफेरेंजियल स्वैब टेस्ट करा लेंगे, मतलब हम नोज से सैंपल ले लेंगे, म्यूकस ले लेंगे नोज से, ठीक है, और वो हम लैब में भेज देंगे, जिससे हमें बैक्टीरिया के प्रेजेंस का और कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो पता चल जाएगा। इसके अलावा हम डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं। ये ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है और इसमें हमें मिलता है एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन। मतलब अगर आपने ये टेस्ट कराया, उसमें आपको जो शो होगा वो ये शो होगा कि एंटीबॉडीज भी बनी हुई हैं और एंटीजन भी प्रेजेंट है और दोनों में झगड़ा हो रखा हुआ है, ठीक है। अटैचमेंट मिलेगा, एंटीबॉडी एंटीजन का दोनों का आपको अटैचमेंट मिलेगा। तो कैसे अटैचमेंट मिलेगा? देखो, ये होती है हमारी, ऐसे होती है ना हमारी एंटीबॉडी, ठीक है, और बैक्टीरिया का मैं बना देती हूँ, ऐसे होता है बैक्टीरिया रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया से हमारी जो एंटीबॉडी का होगा वो अटैचमेंट आपको दिखेगा, इस तरह का आपको अटैचमेंट दिखेगा। ये हो गया आपका बैक्टीरिया, ये हो गई आपकी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी और एंटीजन यानी बैक्टीरिया का अटैचमेंट मिलेगा, ये हमें डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज में दिखने को मिलेगा टेस्ट में। फिर इसके अलावा पीसीआर टेस्ट करा लेंगे। पीसीआर टेस्ट क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। इसमें हमें प्रेजेंस ऑफ द एंटीबॉडी मिल जाएगी, किस टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट है, आईजीजी प्रेजेंट है, आईजीएम प्रेजेंट है, कौन से टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। इसके अलावा सीबीसी टेस्ट करा लेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आपको डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज मिलेगा। यहाँ पर भी देख लो, तो कराया है हमने, रिपीट हो गया है। डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज मिलेगा, क्यों? क्योंकि जब भी इन्फेक्शन होता है तो हमारा डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है, हॉस्पिटलाइजेशन, आइसोलेशन, ड्रग थेरेपी एंड इम्यूनाइजेशन। तो पहले हमें हॉस्पिटलाइजेशन करना है। मतलब ये है कि हम हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे कब? मतलब जैसे कि कोई पेशेंट आया ये वाली साइन एंड सिम्टम्स लेकर के हमारे ओपीडी में, तो अब हमें डिसाइड करना है कि इस पेशेंट को हमें एडमिट कराना है या तो दवा देके घर भेज देना और दोबारा से बुलाना है, ठीक है। तो एडमिट कराने की जो इंडिकेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। हॉस्पिटलाइजेशन हम इन्फेंट या चिल्ड्रन को तब कराएंगे जब हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मिलेगा, मतलब वो सांस नहीं ले पा रहा है। तो सांस अगर नहीं ले पा रहा है तो उसको घर भेजना बेकार है, क्यों? क्योंकि घर में कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उसको नहीं मिलने वाली, तो हमें उसको एडमिट करना पड़ेगा। या तो उसको टैकिपनिया हो रखा हुआ है, बहुत तेज तेज सांस ले रहा है, क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन अब उसके माउथ और नोज में इतना फैल गया है, हो सकता है कि वो इन्फेक्शन उसके लंग्स में भी चला गया हो, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी तेज तेज सांसें ले रहा है, ठीक है, रैपिड ब्रीदिंग कर रहा है। इसके अलावा रिट्रैक्शंस हो रहा है। रिट्रैक्शंस मीन्स होता है, देखो आप पहले इस जीआईएफ को देखो, रिट्रैक्शन, क्या आपको ये नॉर्मल बेबी दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है? नो, इट इज नॉट नॉर्मल ब्रीदिंग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है सफिशिएंट एयर ही नहीं जा पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस टाइम पे ब्रीथ कर रही हूँ तो मेरे अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन जा रहा है। जब मेरे अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन जाएगा तो वो लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स उसे पूरी बॉडी में सेपरेट कर देगा, स्प्रेड कर देगा, सॉरी, ठीक है। लेकिन इस बच्चे के अंदर क्या हो रहा है कि वो बाहर से ऑक्सीजन ले ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से कुछ इस तरह का उसकी रेस्पिरेटरी जो एक्टिविटी है वो दिख रही है। इसी को हम रिट्रैक्शंस बोलते हैं। तो अगर इस तरह की आपको दिखेगी तो आपको तुरंत एडमिट कर लेना है, ये एक सीरियस केस है। देन नेजल फ्लेयरिंग। नेजल फ्लेयरिंग, ये देख लो, ये होती है नेजल फ्लेयरिंग, जब हम अपने नॉस्ट्रल्स को बड़ा कर देते हैं। ये हम तब करते हैं जब हम तेज तेज सांस लेते हैं या हम रो रहे होते हैं, तब हमारे साथ ऐसा कुछ दिखता है। क्यों? क्योंकि जब हम रो रहे होते हैं या हम तेज सांस लेते हैं तो हमारे नॉस्ट्रल्स अपने आप को डायलेट कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाए। तो सेम चीज यहाँ पे, जब ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है तो बच्चे के जो नॉस्ट्रल्स हैं, ये नॉस्ट्रल्स जो होल्स आपको दिख रहे हैं, ये अपने आप को चौड़ा कर रहे हैं, डायलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा अंदर ऑक्सीजन ले। इसके अलावा एविडेंस ऑफ द निमोनिया, या तो निमोनिया हो सकता है बच्चे को, मतलब जब आपको लगेगा कि हाँ उसको निमोनिया हो सकता है, तो निमोनिया के साइन एंड सिम्टम्स वही डिस्निया हो जाएगा, वीजिंग हो जाएगा,
और चेस्ट पेन हो जाएगा, है ना। वैसे निमोनिया है क्या? इट इज अ कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वोलाइज। एल्वोलाइज हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ब्लड सप्लाई तक पहुंचाने का और ब्लड सप्लाई से कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का काम करते हैं। तो जब ये ब्लॉकेज हो जाते हैं तो हमें निमोनिया हो जाता है, ठीक है। तो निमोनिया के सिम्टम्स भी मैंने आपको बता दिए, ये सारे सिम्टम्स आप देख लोगे। अगर निमोनिया का केस है तो आप तुरंत एडमिट कर लोगे। इनएबिलिटी टू फीड, जब वो मदर जो है, मदर ये बात आपको बताएगी, जब इतना छोटा बच्चा है उसको फीडिंग कराएगी तो वो फीड नहीं कर पाएगा, एस्पिरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर इतना कफ जमा हुआ है कि वो अंदर मिल्क को ले ही नहीं पा रहा है। जब वो मिल्क को ले रहा है तो वो सांस नहीं ले पा रहा है, जब वो सांस ले रहा है तो वो मिल्क नहीं पी पा रहा है, तो ये कंडीशन आ जाएगी। साइनोसिस में आपको पहले बता चुकी हूँ कि ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, जिस जगह पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है उस जगह पे हमारे टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं और ब्लू ब्लू दिखाने लगते हैं। एपनिया मीन्स होता है, ए मीन्स एब्सेंट, निया निया मीन्स होता है रेस्पिरेशन या मतलब एब्सेंट रेस्पिरेशन, जब आपको दिखा के कोई केस ऐसा आया है कि वो सांस ही नहीं ले रहा है, ठीक है। विदाउट विद और विदाउट कफिंग, कफिंग हो रही है चाहे नहीं हो रही है, वो सांस ले ही नहीं पा रहा है और बिल्कुल नहीं ले पा रहा है, तो आप तुरंत उसको एडमिट कराना है। इसके अलावा सीजर्स का केस आ सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ब्रेन में इंफेक्शन जा रहा है। यहाँ पे देखो सिम्टम्स में मैंने हाँ, यहाँ पे मैंने पैथोफिजियोलॉजी में आपको बताया कि नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के अंदर इंफेक्शन जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो माउथ के पास है। तो सीजर्स क्या होते हैं? जब हमारे ब्रेन के अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है तो हमें सीजर्स आने लगते हैं। देन या तो एक 4 साल से कम का बेबी है और बच्चा है या चाइल्ड है, तो उसको भी आपको क्या करना है? एडमिट कर लेना है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी कम है और वो सही से बता भी नहीं पाएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके, नेक्स्ट था हमारा आइसोलेशन। आइसोलेशन में आपको क्या करना है? यूनिवर्सल प्रिकॉशन आप यूज करो, क्योंकि ये स्प्रेड हो सकता है एयर के थ्रू। पेशेंट को आइसोलेट करके रखना है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचना है, पेशेंट को मास्क लगा के रखना है, 3 फीट दूर रखना है बाकी लोगों से, जिससे कि दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना हो जाए। मास्क इसलिए का लगाना है क्योंकि देखिए मास्क का तो इम्पोर्टेंस अब आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कितना कोविड फैला हुआ है। उसी तरह से ये भी एयरबॉर्न डिजीज है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉप से फैल रहा है और वो ड्रॉप अगर एयर में जा रहे हैं तो एयर में भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो मास्क से ये चीज प्रिवेंट हो जाएगी। और क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? कंटिन्यूअस प्रिकॉशन, उनको ये बताना भी है कि कंटिन्यूअस प्रिकॉशन आपको लेते रहना है। कब? जब तक थेरेपी चल रही है, मतलब जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है, कि ये मास्क वगैरह यूज करते रहना है और जो भी आप उन्हें बताओगे 3 फीट दूर रहना है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें उनको फॉलो करते रहना है। इसके अलावा जब 3 वीक निकल भी जाएंगे और सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, या सिम्टम्स अनट्रीटेड पेशेंट है, ठीक है, मतलब ऐसा पेशेंट जिसको अभी हमने ट्रीट नहीं किया है, उससे भी हमें दूर बच के रहना है और सारे प्रिकॉशंस यूज कराने हैं। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं हम, अब ड्रग थेरेपी हमारा आ गया। एंटीबायोटिक्स में हम एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं 250 mg, बट ये हम बेबी के हिसाब से, बेबी के एज के हिसाब से डॉक्टर्स जितना भी प्रिस्क्राइब करेगा वो आप दे सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन क्या करता है? प्रिवेंट करता है, जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करके रखता है। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन, हाँ, नेक्स्ट है आपका एजिथ्रोमाइसिन, जो कि आपकी डोज नॉर्मली होती है 500 mg, लेकिन ये बेबी के हिसाब से या चाइल्ड के हिसाब से आप डॉक्टर डिसाइड करेगा कितना देना है। तो एरिथ्रोमाइसिन क्या कर रहा है? देखिए वो प्रिवेंट कर रहा था ग्रोथ, ये ग्रोथ जो हो रही है उसको स्टॉप कर दे रहा है, मतलब ये ज्यादा इफेक्टिव है, ये स्टॉप कर दे रहा है ग्रोथ को। इसके अलावा क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन का क्या काम है? ये भी 500 mg होता है। ये क्या करता है? जो बैक्टीरिया फैल रहे हैं उन फैलने से बैक्टीरिया को बचाता है। नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। आप क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हो? तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन करना है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन मीन्स होता है कि जब कोई संक्रमित हो गया, मतलब जिसको इन्फेक्शन हो गया है, उसको इम्यूनाइजेशन हम करा सकते हैं। डीपीटी की वैक्सीन 0.5 ml हमें मतलब दी जाती है नॉर्मली IM। 5 डोज दिए जाते हैं, जैसे कि 6 वीक में दे सकते हो, 10th वीक में दे सकते हो, 14th वीक में। बूस्टर डोज देंगे पहला हम 16 से 18 मंथ में और सेकंड बूस्टर डोज हम 5 ईयर में देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्स क्या करेगी भाई? सिंपल सी चीज है, पहले तो अपने आप को बचा लो, कवर करना है माउथ को भी और उनके पेशेंट के माउथ को भी कवर करना है जब वो कफिंग कर रहा हो। वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली, मतलब
आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आपको अपने आप को भी प्रिवेंट करना है, हैंड वॉशिंग करनी है, और रिलेटिव्स को भी बताना है कि जैसे जैसे आप अगर आ रहे हो, टच भी कर रहे हो, तो तुरंत हैंड वॉशिंग करो। फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, नॉर्मल सलाइन हम आईवी के थ्रू दे सकते हैं, और जो भी एज पर नीड हम दे सकते हैं, ठीक है, जिससे कि वो पी नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, तो अंदर जो है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। पेशेंट को आइसोलेट करना है क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है। मॉनिटर द एसिड बेस बैलेंस, मतलब हमें उसका इनटेक आउटपुट चेक करना है, यूरिन कितना निकाल रहा है पर डे में चेक करना है, ये सारी चीजें चेक करना है, जिससे कि अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। अगर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो एसिडिक अंदर जो एनवायरनमेंट है वो बढ़ जाएगा, और एसिडिक एनवायरनमेंट बनने की वजह से क्या होगा कि हमारे अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम को मॉनिटर करके रखना है, मतलब O2 थेरेपी देते रहना है उसकी, और अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है कि कहीं वो गैस्पिंग नहीं कर रहा है, रेस्पिरेशन कैसे चल रहा है, वाइटल्स टाइम टू टाइम चेक करना है, जिससे कि आपको उसकी हर कंडीशन पता चल सके। पेशेंट को एडवाइस करना है कि अच्छे से न्यूट्रिशन लेना है, जितना अगर वो ब्रेस्ट फीड करता है तो मदर को बोलना है कि ब्रेस्ट फीड कराइए, अगर वो खा सकता है तो लिक्विड डाइट हम उसे दे सकते हैं, जिससे कि इजीली उसको अंदर जा सके। देन मेडिकेशंस में आपको एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बता ही दी है। इसके अलावा O2 थेरेपी हम दे सकते हैं क्योंकि उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है। अगर हम इसको प्रिवेंट नहीं कर पाए, रिकवर नहीं कर पाए, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। सबसे पहले तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो सकता है, मतलब सेरिब्रम मीन्स होता है ब्रेन, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक अगर इन्फेक्शन चला जाएगा तो ना ब्रेन काम कर पाएगा, ना ही स्पाइनल कॉर्ड काम कर पाएगी, और जो हमारे कंडीशन है वो सीवियर होती जाएगी। हार्ट फेल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर वो इन्फेक्शन जो है ब्लड के अंदर चला गया और ब्लड हमारे हार्ट के अंदर चला गया, तो हार्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा और हार्ट फेल हो जाएगा। डिटैच्ड रेटिना और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। देखो रेटिना का क्या काम है, रेटिना हमारे आई के अंदर होती है जो हमें देखने में हेल्प कराती है, ठीक है। तो रेटिना में कुछ होगा तो ब्लाइंडनेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि देखो इन्फेक्शन नोज से आईज में बहुत इजीली जा सकता है, और आईज से ब्रेन में बहुत इजीली जा सकता है। कन्वल्जन्स मीन्स होता है सीजर्स आने लगेंगे, झटके आने लगेंगे, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। झटके क्यों आएंगे? जब ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाएगा तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो झटके आने लगेंगे। निमोनिया को भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या है, क्यों होगा। इंसेफ्लोपैथी हो जाएगा। इंसेफ्लोपैथी मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द या डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। सो ये थे हमारे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा पर्ट्यूसिस या वूपिंग कफ, काली खांसी। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।